हमारे साथ आज हैं देश के जाने माने पूर्व मार्कोस कमांडर श्री राकेश रंजन। मार्कोस कमांडो कैसे बने राकेश जी? सरकार हमारी उपयोगिता नहीं करना चाहती है ड्यू टू राजनीति, क्योंकि हम वोटर नहीं हैं। कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग ने यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, सरकार को चिट्ठी हमने सारे चिट्ठियाँ उनको दी कि ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी के आधार पे उनको मिल रहा है। हमारे यहाँ भी मिलता था, उसको बंद कर दिया था। सरकार के समय में उसको बंद कर दिया गया। तो आपके चैनल के माध्यम से कि हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं। नमस्कार। आज देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब झंडा पूरे देश में फहर चुका है और हर जगह पर सैनिकों की वाहवाही हो रही है, जयकारा हो रही है, इसमें हमारे साथ आज हैं देश के जाने माने पूर्व मार्कोस कमांडर श्री राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। नमस्कार। आप मार्कोस कमांडो कैसे बने राकेश जी? देखिए, मार्कोस कमांडो बहुत ही टफ, जो दुनिया का चौथा स्पेशल फोर्स में से माना जाता है। सबसे पहला है यूएस सील्स, उसके बाद है आपको यूके का, फिर रशिया, फिर हमारा इंडिया का जो है मार्कोस सबसे पूरी वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन, चौथा पोजीशन पे है। क्योंकि हम लोग वाटर, लैंड, अंडर वाटर, एयर सभी जगह हम लोग फाइट कर सकते हैं। ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। लगभग 2 साल का तो हमारा जो ट्रेनिंग ही होता है, जिसमें कि आपको एक्सट्रीम लेवल का, जो आप सोच नहीं सकते हैं, कि हम सोच के नहीं जाते हैं कि क्या ट्रेनिंग करेंगे और आज का क्या हमारा रूटीन होगा, वो ट्रेनिंग किया जाता है। रेशियो ये होता है कि आप समझ लीजिए कि हम लोग ट्रेंड फिजिकल, एक्सट्रीम फिजिकल वाले 157 लड़के गए थे, उसमें से सिर्फ 8 लड़के हम लोग मार्कोस बने थे। तो आप रेशियो समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन और कितना टफ ट्रेनिंग होता है, कि जहाँ मेंटल एंड फिजिकल दोनों स्ट्रांग बनाया जाता है आपको। ये होता है मार्कोस का ट्रेनिंग। मार्कोस को तैयार होने में जी सरकार का अनुमानन कितना खर्च आता होगा? देखिए, मार्कोस ऐसे भी हाईली पेड फौज है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पेमेंट उसको मिलता है। मतलब पहला कमांडो होने के बाद नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कमांडो बनने के प्रक्रिया में सरकार का वही मैं बता रहा हूँ कि आप समझ लीजिए कि 2 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है जी। एक फौजी को सिर्फ ट्रेनिंग कराना 2 साल, उसको पेमेंट देना, उसको खाना खिलाना, उसको रखना, और वो वर्ल्ड क्लास का ट्रेनिंग जो कि इंडिया में किसी के पास नहीं है। आप समझ लीजिए कि अंडर वाटर जब हमारा ट्रेनिंग चलता है जी, तो वो सिलेंडर लेकर के और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से कूदना और डाइविंग करना, वो ट्रेनिंग मतलब कि इतना कॉस्टली ट्रेनिंग है वो जी, कि और सेना से भी लोग आते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद कितने साल तक आप लोग सर्विस देते हैं? वो तो कंपलसरी 5 साल है, लेकिन हमारा जो पहला एग्रीमेंट होता है 15 साल। अच्छा, तो वो तो आपको कंप्लीट करना ही है, लेकिन जल्दी छोड़ते नहीं हैं। मार्कोस में आप जाएं जी, क्योंकि आप इतने हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं कि एक कहावत है कि रिटायर्ड जो बोला जाता है ना, उसका एक मीनिंग है कि रिटायर्ड एक्सट्रीमली डेंजरस। क्योंकि आपने क्योंकि आपको रिटायरमेंट के पहले आप में इतना कुछ भर चुका है, इतना आपने ट्रेनिंग ले लिया, इतना आपने सीख चुके, इतना आपने ऑपरेशंस कर लिया है, और इतना आप ट्रेनिंग दे चुके हैं दूसरों को कि आप माहिर मतलब कि हो चुके हैं उस चीज़ में। तो अगर जो आप गलत करना चाहें किसी के लिए, देश के लिए, तो बहुत ज़्यादा गलत कर सकते हैं। आप लोगों की जिस लेवल की ट्रेनिंग होती है उसमें अगर बोला जाए तो वो एक तरह का समुद्र मंथन है, जो आपके अंदर में चाहे तो अमृत भर जाए, जो देश हित में आए काम, या विष भर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। कि हमारे लिए तो इतना सब कुछ, इतना इस तरह की ट्रेनिंग और ये करने के बाद मतलब टफ, जिसमें कि आप विश्व के 4थे नंबर में मार्कोस को अगर रखा जाता है, अभी तो और इसमें कुछ ट्रेनिंग जुड़ ही रहा होगा, जिससे कि बहुत एडवांस हो गया है। अब एडवांस हो गया है, तो और अभी इसमें रिसर्च हो रहा होगा।
इतना सब कुछ होने के बाद 15 साल का एग्रीमेंट जो आप बता रहे हैं, तो इतना सीखने के बाद 15 साल के बाद आपकी उपयोगिता फिर क्या होगी? देश तो आपको, सरकार तो आपको छोड़ दे रही है जी, उसका समाज में कोई इस्तेमाल? देखिए आज हमारा एक यहाँ पे संगठन है जी, पूर्व सैनिकों का, हम वही कर रहे हैं कि हमारी उपयोगिता, PSSS, हाँ, पूर्व सैनिक सेवा परिषद हमारा जी, संगठन जी, है जी। और ऐसे ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे 14 संगठन हैं। जी, हमारा जो देखिए एक ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं जी। सैनिक। मैं स्पेशल फोर्स में चला गया, वो हमारा एक और छोटा परिवार हो गया, लेकिन अब पूरे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CRP, BSF जितने भी अर्धसैनिक हैं सभी को अब जी, जोड़ते हैं। जी। तो आपको इसलिए रिस्पेक्ट किया जाता है कि आप एक डिसिप्लिन फौज हैं, जी। आप डिसिप्लिन से भारत की रहते फौज हैं। तो ऐसे भी बड़ी हाँ, डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन से रहते हैं, डिसिप्लिन ही के चलते आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलता है कि देश के लिए आप जान दे सकते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है आपके लिए, समाज और अपना परिवार बाद में है। जी। तो हम पूर्व सैनिकों की जो हम आज पूरे मतलब कि जितना भी लाइफ का सिखाया हुआ चीज़ है, जो हमने गेन किया है, जो लिया है, हम चाहते हैं अपने समाज में देने के लिए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हम सीख के आए हैं अपने बच्चों को, अपने समाज को, नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ दें, ताकि जिस लेवल से हम गए थे उस लेवल पे ना रह के जिस लेवल पे हम आए हैं उस लेवल से वो शुरुआत करें। जी, जी। लेकिन सरकार हमारी उपयोगिता नहीं करना चाहती है ड्यू टू राजनीति, क्योंकि हम वोटर नहीं हैं उनके, एक बड़ा संगठन नहीं है, एक बड़ा वोट में तब्दील नहीं हो सकते हैं। संगठित आप नहीं हैं। हाँ, पहला का एक संगठित नहीं है और हम उतनी बड़ी आबादी भी नहीं है कि हम उनको उतना बड़ा वोट बैंक वैसे बन भी सके। सरकार की नज़र में असंगठित वर्ग का कोई कीमत नहीं होता है। तो एक तो सरकार हमें हमारी उपयोगिता कर सकती है, आप जितने भी सरकारी स्कूल हैं फिजिकल टीचर में आप डाल दीजिए, जी। एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दीजिए। आप लोग से बेहतर फिजिकल टीचर कौन होगा? राष्ट्र के प्रति आप जो आप क्लास लेते हैं, उनको सिखाते हैं, हमसे बेहतर कौन सिखा सकता है? ये जो सरकार की योजना है अग्निवीर, शॉर्ट जी, टर्म के लिए जी। सरकार का कहना है कि जो शॉर्ट टर्म के बाद चाहे तो फौज में सरकार उनको ले सकती है, अदरवाइज वो समाज को अनुशासित करेंगे और तमाम तरह की समाज को अपना जो सीखे हैं वहाँ से देंगे। तो आप लोगों की उसमें कोई उपयोगिता नहीं? वही तो हम बोल रहे हैं कि आप अदर स्टेट में चले जाइए। जी। जाते ही जैसे ही रिटायर होके जाते हैं, उनका कोटा होता है, फॉर्म भरते हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम भी होता है तो उस कोटे में उनका निकल जाता है। जी। आपका फिजिकल टीचर में हो जाता है, आपका वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे चले जाते हैं, जैसा आपका रैंक है, जैसा आपका पढ़ाई है, और उन लोग वेल सेट हो जाते हैं जाते ही। हमारे बिहार में क्या है कि हमारी उपयोगिता क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी नहीं उपयोगिता मतलब बिहार सरकार में जी, बिहार में आपको नौकरी से निकलने के बाद सरकार अपने उपयोग में किसी तरह से नहीं ला रही है। सरकारी नौकरी में आप लोग को दोबारा किसी और पद पर लेने के लिए कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग ने यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, सरकार को चिट्ठियाँ लिखी। इसका क्या कारण क्या है? क्योंकि बाकी प्रदेशों में तो सुना कि है। हाँ, हमने सारे चिट्ठियाँ उनको दी कि ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी के आधार पे उनको मिल रहा है। हमारे यहाँ भी मिलता था, उसको बंद कर दिया गया। हाँ, मिलता था, किसी सरकार के समय में उसको बंद कर दिया गया कि उनको दो नौकरियां क्यों दे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोग नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी दो नौकरियां क्यों दें? मतलब इसका ये उनका कहना है कि आप एक नौकरी करके आ रहे हैं, आपको पेंशन मिल रहा है जी। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो पेंशन क्यों मिल रहा है। हार्ड लाइफ जो उसने, जो अपने घर परिवार समाज में रहना चाहिए था, वो जाकर के वो गोलियों और तोपों के बीच में रह रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। जी। आप नेता विधायक किसी बच्चे को बता दीजिए कि किसी को सेना में भेज रहे हो। नहीं तो विधायकों को तो जितने बार लोग जाते हैं उतनी बार पेंशन मिलता है। और आप लोगों को तो आपके पीछे तो सरकार का बहुत पैसा लगा हुआ है भाई ट्रेनिंग में। समझना चाहिए इनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो हमारे रक्षा के लिए कितना बजट उठाती है खर्च। पूरे प्रदेश में हर राज्य में ये प्रावधान है कि जो पूर्व कमांडो इस तरह के सैनिक हैं जो इतने हार्ड वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद 15 साल नौकरी करने के बाद अपने गृह राज्य में घर में जाते हैं तो उस प्रदेश की सरकार उनके लिए बड़ी सहानुभूति रखती है,
सिर्फ इसलिए थोड़ी सहानुभूति रखती है कि आप नौकरी करके आए हैं। नौकरी करके तो बहुत लोग आते हैं जी। आप तो उस जगह से आए हैं जहां आप जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है वापस कि किस दिशा से गोली आ रही है जी। और वैसी जगह से लौटने के बाद सरकार चाहे किसी प्रदेश की हो, अगर आप बिहार की हम लोग बात करें क्योंकि आप बिहार के हैं, तो यहाँ भी जब था तो अब क्यों नहीं है? आप लोगों ने इसकी मांग की है? हमने इसकी मांग की, मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा है, हमने गृह मंत्री को लिखा है, हमने रक्षा मंत्री को लिखा है कि बाकी राज्यों में आपका अलग कानून है और बिहार में अलग कानून है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वही कानून यहाँ भी है, वही कानून वहाँ भी है। तो जब आप दूसरे राज्यों में दे सकते हैं पूर्व सैनिकों को, आप लोग को और क्या सुविधाएं क्या मिलती है यहाँ? देखिए, बाकी राज्यों में जो सुविधा है जी, वो यहाँ पे उसके हिसाब से नगण्य है। जैसे देखिए, हमारा एक स्वास्थ्य के लिए हमारा ECHS होता है जी, और इम्पैनल हॉस्पिटल होता है जी। अब मैं बता दूं आपको कि अभी तक सभी डिस्ट्रिक्ट में ECHS नहीं है। सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो जिला सैनिक कार्यालय है वो नहीं है। सभी डिस्ट्रिक्ट में कैंटीन नहीं है, जो हमारा एक जो अधिकार है जो दिया जाता है हम लोगों को। एक तो हमारा आपने दारू भी बंद कर दिया यहाँ। जी, गुजरात में दारू बंद है। दारू तो यहाँ बंद नहीं है राकेश जी। हाँ, ये कि आपके कैंटीन हमारा नहीं है। हमारा जो कार्ड पे मिलता था हाँ, वो बंद कर दिया गया। तो बिहार में दारू नहीं बंद है जी। गुजरात में दारू बंद है ऑफिशियल, लेकिन वहाँ भी पूर्व सैनिकों को दारू मिलता है, कोटा मिलता है उनका। और आपने किस अधिकार के तहत हमारा ये बंद कर दिया यहाँ पे? ये आपका बंद करने, क्योंकि हमें सेना में बिजी रखने के लिए दारू दिया जाता है। बाकी दुनिया को भुलाए रखने, दुनिया को आप भुलाइए, अपने घर परिवार को बुला करके वहाँ बॉर्डर पे खड़े रहिए, और यहाँ आने के बाद जब हमें आदत लग गई है उसकी, तो आप बंद कर दिए हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम एक मुहिम छेड़ रहे हैं जिसमें कि हमारा 14 संगठन है बिहार में। उस 14 संगठन से मैं आह्वान करूंगा कि अपना लोभ लालच पद छोड़ करके एक साथ आ जाइए, तभी आप लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए। नहीं तो आज आज़ादी से अभी तक जो जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, तरस रहे हैं, मुद्दा सभी का एक ही है। सबका मुद्दा वही है जो हम मांग रहे हैं सरकार से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हम गया से पहला परसों रविवार को 17 तारीख को 11 बजे हमारा पहला मीटिंग है गया जिला में। हम लोग वहाँ पे जितने भी संगठन हैं सबको इकट्ठा हो रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। ऐसे ही पूरे बिहार के पूर्व सैनिक संगठन जो है वो इकट्ठा हो जाइए, ताकि ताकत बनिए। आप करते रहिए जहाँ जो काम कर रहे हैं, जहाँ जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ये आपके खून में है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। वो आप करिए, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ राज्य की बात हो, आप सभी के सभी संगठन से मैं आप निवेदन करूँगा कि एक साथ हो जाइए। और जब तक आपको अच्छी तरह से पता है कि जब तक आप संगठित नहीं होइएगा आप स्ट्रांग नहीं होइएगा। इसलिए मेरा नंबर चल रहा है इस पर, और संगठन का नाम चल रहा है। आप लोग जुड़िए, कॉल कीजिए, आपका स्वागत है, और अच्छी तरह से जुड़िए। क्योंकि राजनीति नहीं है यहाँ पे। किसी भी समाज और प्रदेश को चलाने के लिए बड़ी आवश्यकता होती है अनुशासन की, और अनुशासित लोग अनुशासित समाज परिवार का निर्माण करते हैं, और वही समाज फिर प्रदेश का निर्माण करता है। और अनुशासन के साथ अगर शक्ति चाहिए तो उसके लिए संगठित होना आवश्यक है। हम लोग फिर मिलेंगे, किसी और बात पर बात करेंगे, किसी और नए मेहमान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।